बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 255। Equivalent nouns. Equivalent nouns. Consider the space R square। इस R square के ऊपर हम 3 नाम डिफाइन करते हैं। एक ये डिफाइन कर लिया, एक और जिस तरह हम एक सेट के ऊपर एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज बना लेते थे ना, इस तरह एक स्पेस के ऊपर एक से ज़्यादा नाम जो है वो डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। ये तीनों जो है नाम्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं आर स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, देखने में ये तीनों डिफरेंट हैं। All seems to define different norms on R square। सारे के सारे देखने में डिफरेंट लग रहे हैं। आर दीज नॉर्म्स रियली डिफरेंट? क्या ये वाकई डिफरेंट हैं? वी शैल सी दैट इन अ सेंस दीज नॉर्म्स डू नॉट डिफर। वो कहते हैं कि हम आगे डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि ये जो हैं वो इन अ सेंस है, एक सेंस में ये जो नॉर्म्स हैं ये डिफरेंट नहीं होंगे। In the following paragraphs, we discuss relationship between different norms that can be defined on a linear space। तो हम इन नॉर्म्स के दरमियान एक रिलेशनशिप डिफाइन करने लगे हैं जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट नॉर्म्स। उसकी डेफिनेशन है, n आपके पास एक लीनियर स्पेस है। लेट n बी अ लीनियर स्पेस। n एक लीनियर स्पेस है, लीनियर नॉर्म्ड स्पेस। एंड नॉर्म एंड नॉर्म 2, ये दो नॉर्म्स हैं। b नॉर्म्स ऑन n, ये n के ऊपर दो नॉर्म्स हैं। These norms, norm 1 is said to be equivalent to norm 2, और इसको लिखेंगे कैसे? नॉर्म 1 इज इक्वलेंट टू नॉर्म 2, ये उसका सिंबल है। इफ देयर एग्जिस्ट नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर्स A and B such that A norm 2 is less than equal to norm 1 is less than equal to B times norm 2। ये आपके पास इक्विवेलेंट नॉर्म्स की डेफिनेशन है कि कोई भी आपके पास लीनियर स्पेस है, उसके ऊपर दो नॉर्म्स हैं। ठीक है, तो नॉर्म 1 जो है इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू नॉर्म 2। नॉर्म 1 कब नॉर्म 2 के इक्विवेलेंट कहलाएगा, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इसका मतलब होगा इक्विवेलेंट नॉर्म। इसका मतलब ये सारी डेफिनेशन। अगर आपके पास दो नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर्स a और b एग्जिस्ट कर रहे हैं सच दैट a टाइम्स नॉर्म 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू नॉर्म 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू b टाइम्स
norm2। ठीक है जी। जब आपके पास ये दोनों नाम इस इनइक्वालिटी को फुलफिल कर देंगे तब हम कहेंगे कि ये दोनों नाम्स आपस में इक्वलेंट है। अब norm1 norm2 के इक्वलेंट है, इसका मतलब है norm2 वाली जो वैल्यूज़ है वो साइडों पे आएगी और norm1 वाली जो वैल्यू है वो दरमियान में रहेगी। norm1 ने norm2 के इक्वलेंट होना है ना, तो norm1 वाली जो वैल्यूज़ है वो दरमियान में और इसकी जो वैल्यूज़ है जो बाद में लिखा है वह उसकी वैल्यू साइड पे आएंगी। अगर कोई दो नाम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, तब हम कहेंगे कि ये दोनों नाम जो हैं आपस में इक्वलेंट है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम है हमारे पास 11.7.1, the relationship of being equivalent to among the norms that can be defined on a linear space n is an equivalence relation। ठीक है जी। the relation of being equivalent to among the norms that can be defined on a linear space n is an equivalence relation। प्रूफ, एक लीनियर स्पेस n है और उसके ऊपर हम जितने भी नॉर्म्स डिफ़ाइन कर सकते हैं ना, उन सब नॉर्म्स के सेट के ऊपर हम जो है बीइंग इक्विवेलेंट टू रिलेशन डिफ़ाइन करने लगे हैं और बीइंग इक्विवेलेंट टू रिलेशन को हमने इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करना है। इसको, इस रिलेशन को norm1 इज इक्विवेलेंट टू norm2। तो जो इक्विवेलेंट होना है ना, बीइंग इक्विवेलेंट टू, ये जो इक्विवेलेंट होने वाला रिलेशन है आपने शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले है जी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या करना है, हमने एक नॉर्म लेना है इनके ऊपर और शो करना है कि हर नॉर्म जो है वो अपने ही इक्विवेलेंट होता है। ये टारगेट है हमारा, हमने ये शो करना है। अब हर नाम अपने ही इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये इनइक्वालिटी शो करवानी पड़ेगी। a times norm x is less than equal to norm x is less than equal to b times norm x। ये इनइक्वालिटी उस वक्त सेटिस्फाइड होगी जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, ए भी 1 हो जाए, बी भी 1 हो जाए और फिर यहाँ 1 1 हो जाएगा तो नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, और ये इनइक्वालिटी जो है सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हर नाम जो है वो अपने ही इक्विवेलेंट होता है। तो बीइंग इक्विवेलेंट जो रिलेशन है अमंग द नॉर्म्स वो रिफ्लेक्सिव हो गया है। नेक्स्ट है जी सिमेट्रिक। लेट norm1 इज इक्वलेंट टू norm2। और ये सिमेट्रिक कब होगा, जब आप शो करेंगे कि norm2 भी norm1 के इक्विवेलेंट है, तब जो है आपके पास रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब norm1 norm2 के इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फिर आपके पास दो रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। देयर एग्जिस्ट टू
पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी सच दैट, जब हमने कहा कि नॉर्म 1 नॉर्म 2 के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब वो डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन क्या है? अगर नॉर्म 1 नॉर्म 2 के इक्विवेलेंट कब होता है? जब आपके पास दो रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते सच दैट ए टाइम्स नॉर्म 2 is less than equal to norm 1 of x which is less than equal to b times norm 2। ये इसके इक्विवेलेंट है तो इसकी वैल्यू दरमियान में आएगी। अब हम चाहते हैं कि नॉर्म 2 जो है वो नॉर्म 1 के इक्विवेलेंट हो जाए। नॉर्म 2 नॉर्म 1 के इक्विवेलेंट कब होगा? जब नॉर्म 2 वाली वैल्यू दरमियान में आएगी और नॉर्म 1 वाली वैल्यू जो है वो साइडों पे आ जाएगी। इसको लें, x का नॉर्म 1 इज़ लेस देन इक्वल बी टाइम्स नॉर्म 2, b के साथ डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? 1 ओवर b नॉर्म 1 इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म 2। अब ये वाली ले लें, a टाइम नॉर्म 2 इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म 1, a के साथ डिवाइड कर दें तो नॉर्म 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 ओवर a नॉर्म 1। अब इन दोनों को मिला लें, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 1 ओवर b नॉर्म 1 इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म 2 और नॉर्म 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 ओवर a नॉर्म 1। नॉर्म 2 इज़ इक्वल टू नॉर्म 1, क्योंकि नॉर्म 2 वाली वैल्यू दरमियान में आ गई, नॉर्म 1 वाली साइडों पे आ गई है। हैंस नॉर्म 2 इज़ इक्वल टू नॉर्म 1 और रिलेशन जो है आपके पास सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए आप सपोज करें कि नॉर्म जो है वो नॉर्म 1 के इक्विवेलेंट है एंड नॉर्म 1 इज़ इक्विवेलेंट टू नॉर्म 2, और आपने क्या करना है? नॉर्म इज़ इक्विवेलेंट टू नॉर्म 2। अगर a b के इक्विवेलेंट है और b c के इक्विवेलेंट है तो a इक्विवेलेंट टू c, ये आपने करना है। ये अपने अब इनके इक्विवेलेंट होने की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। अब ये इसके इक्विवेलेंट है तो दो रियल नंबर इसके लिए एग्जिस्ट करिए और दो पॉजिटिव रियल नंबर इसके लिए, दो पॉजिटिव रियल नंबर इसके लिए, दो पॉजिटिव रियल नंबर इसके लिए एग्जिस्ट कर गए। ठीक है जी, तो दो पॉजिटिव रियल नंबर a इज़ ग्रेटर दैन 0, b इज़ ग्रेटर दैन 0 इनके लिए, एंड a1 इज़ ग्रेटर दैन 0, b1 इज़ ग्रेटर दैन 0 इनके लिए एग्जिस्ट किए सच दैट a टाइम्स, ये इसके करंट इसकी ये वाली वैल्यू दरमियान में आएगी, a टाइम्स नॉर्म 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x विच इज़ लेस दैन इक्वल टू b टाइम्स नॉर्म 1। ठीक है जी, और नॉर्म 1 इज़ इक्वल नॉर्म 2, इसको अप्लाई करें तो इसका मतलब है a1 टाइम्स नॉर्म 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू नॉर्म 1 विच इज़ लेस दैन इक्वल टू b1 टाइम्स नॉर्म 2। ठीक है जी, ये जो पहले वाला ये दरमियान में आएगा। अब हमने ये बनाना है, ये बनाने का मतलब क्या है कि नॉर्म 2 साइडों पे आए और सिंपल नाम जो है, जो खाली नाम है, ये दरमियान में आए। यहाँ से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर और फिर इधर से इधर आएंगे तो हमारा मकसद हासिल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कैसे जाना है?
इतना हिस्सा ले लें। A1 norm2 इज़ लेस दैन इक्वल टू norm1। ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें दोनों तरफ। A1 norm2 इज़ लेस दैन इक्वल टू A टाइम्स norm1। तो यहाँ से यहाँ चले गए। A1 इज़ लेस इक्वल norm2 norm। अब ये किससे लेस है? norm x से। तो A1 norm2 इज़ लेस दैन इक्वल टू A टाइम्स norm x1, और A टाइम्स norm x1 किससे लेस है? norm x से लेस। इसका नाम 1 रख। अब ये वाला हिस्सा लें। norm1 इज़ लेस दैन इक्वल टू B टाइम्स norm2। दोनों तरफ B, ये B1 है, दोनों तरफ B के साथ मल्टीप्लाई कर दें। B norm1 इज़ लेस दैन इक्वल टू B1 norm2। अब Bx1 किससे बड़ा है? B norm1, ये norm ऑफ x से बड़ा है। norm ऑफ x इज़ लेस दैन इक्वल टू B टाइम्स norm ऑफ x विच इज़ लेस इक्वल टू B1 norm2। कॉल दिस नंबर 2। 1 और 2 को मिला लें। दरम्यान में से norm1 वाली टर्म स्किप कर दें। ये इससे पहली टर्म इससे लेस हो गई, और norm ऑफ x इससे लेस है, इससे लेस है, इससे भी लेस है। ये वाली दरम्यान में स्किप कर दें। और ये हमने शो कर दिया कि norm जो है वो norm2 के इक्विवेलेंट हो गया है, और रिलेशन जो है ट्रांजिटिव हो गया है। अब बीइंग इक्विवेलेंट टू जो रिलेशन है आपके पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है जी। सपोज that on a normed linear space n has two equivalent norms defined on it। अब ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट डिस्कशन है हमारे पास। हम सपोज करते हैं, कि हमारे पास एक ऐसी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस n है जिसके ऊपर दो नॉर्म्स हैं और वो दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब नॉर्म क्या करता है? जब हम ये हमारे पास लीनियर स्पेस है, जब हम इसके ऊपर नॉर्म डिफाइन करते हैं, ये एक नॉर्म्ड स्पेस है। जब नॉर्म्ड स्पेस बन जाती है तो फिर ये आपके पास मीट्रिक स्पेस भी होती है, आल्सो मीट्रिक स्पेस। और हर मीट्रिक स्पेस जो है, every metric space is a topological space, और हर मीट्रिक स्पेस एक टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। इसका मतलब है कि every normed space is also a topological space। तो हर नॉर्म्ड स्पेस जो है आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस भी होती है। अब एक नॉर्म्ड स्पेस के ऊपर जो है आपके पास दो नॉर्म्स हैं, एक norm1 है और एक norm2 है। ठीक है जी। norm1 ने भी एक मीट्रिक इंड्यूस करना है, norm2 ने भी एक मीट्रिक इंड्यूस करना है। ठीक है जी। तो इसके हिसाब से भी एक मीट्रिक स्पेस बन जाएगी और इसके हिसाब से भी एक मीट्रिक स्पेस बन गई। तो हम अब चेक करना चाह रहे हैं, अब ये मीट्रिक स्पेस एक टोपोलॉजिकल स्पेस देगी और ये मीट्रिक स्पेस भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस देगी। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर दो नॉर्म आपस में अगर इक्विवेलेंट हों तो क्या उनसे फिर जनरेट होने वाली टोपोलॉजिकल स्पेसेस जो हैं वो किस तरह की होंगी। क्या वो इक्वल होंगी, क्या वो सेम होंगी, या क्या वो डिफरेंट होगी। तो यही हमने नेक्स्ट थ्योरम में इन्वेस्टिगेट
करना है कि अगर आपके पास एक नॉर्म स्पेस हो और उसके ऊपर दो इक्विवेलेंट नॉर्म्स आपने डिफ़ाइन किए हों, तो वो नॉर्म जो मीट्रिक स्पेसिस और टोपोलॉजिकल स्पेसिस इंड्यूस करेंगे, क्या वो टोपोलॉजिकल स्पेसिस जो है वो सेम होंगी। तो ये थ्योरम है। नेक्स्ट हमारे पास ठीक है जी, एनी टू इक्विवेलेंट norms on a linear space n define the same topology on n। अगर कोई दो नॉर्म्स इक्विवेलेंट हैं तो उनसे जो जनरेट होने वाली टोपोलॉजी है वो भी सेम होगी। अब दो टोपोलॉजीज़ कब सेम होती हैं? प्रूफ, फर्ज करें n है, इसके ऊपर नॉर्म 1 ने जो टोपोलॉजी बनाई है वो टा 1 है और नॉर्म 2 ने जो टोपोलॉजी बनाई है वो टा 2 है। सेम। अब टोपोलॉजीज़ कब सेम होती हैं? जब टा 1 जो है टा 2 के बराबर। और दो सेट कब बराबर होते हैं? दो सेट उस वक्त बराबर होते हैं जब इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें हों और इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हों, यानी कि इनके पास सेम एलिमेंट्स हों। जो इसके एलिमेंट्स हैं वो इसके पास हों, जो इसके एलिमेंट हैं सारे के सारे वो इसके पास हो, तब जो है वो सेट सेम होते हैं। तो दो टोपोलॉजीज़ को हमने सेम करना है, तो हम टोपोलॉजीज़ को सेम करने का मतलब ये है कि इनके ओपन सेट्स जो हैं वो सेम कर देने। ओपन सेट सेम करने का मतलब क्या है कि अगर कोई सब सेट जो है यहाँ पर ओपन है तो वो यहाँ पर भी ओपन हो, और अगर कोई सेट यहाँ पर ओपन है तो वो यहाँ पर भी ओपन हो। तो यही हम स्ट्रेटजीज के प्रूफ में यूज़ करेंगे। हम जो है नॉर्म 1 के हिसाब से एक बेसिक ओपन सेट लेंगे और उसको शो कर देंगे कि वो नॉर्म 2 के लिहाज से भी ओपन है, तो हमारा जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर कन्वर्स पार्ट में हम करेंगे कि अगर कोई नॉर्म 2 के लिहाज से ओपन सेट है तो वो नॉर्म 2 के लिहाज से भी ओपन है, तो हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एनी x बिलोंग्स टू n, लेट बी एक्स आर बी एन ओपन बॉल इन नॉर्म 1। ये सिंपल नाम उन्होंने यूज़ किया हुआ है, सिंपल नाम और नॉर्म 1 किया हुआ है। ये इसके अंदर नाम जो है आपके पास ओपन बॉल है, ये किस किस्म की होगी? इसके अंदर ऐसे एक्स नॉट होंगे सच डैट के जिनका एक्स के साथ जो डिस्टेंस है वो लेस देन आर होगा। अब चूँकि ये नाम के अंदर है इसलिए ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपने नाम यूज़ किया है वो ये वाला नाम होगा। ये इसके अंदर ओपन बॉल है। अब हमने शो करना है बी एक्स आर इज़ आल्सो ओपन इन एन नॉर्म 2। ये इसके अंदर भी ओपन है, ये हमने शो करना है। ये हमने शो करना है। अब बी एक्स आर जो है कब ओपन होगी? इसके अंदर कब ओपन होगी? ये जो है वो प्रूफ के लिए आपकी बेस तैयार कर रही हूँ। ये उस वक्त होगी जब आप यहाँ से एक पॉइंट लेंगे बी एक्स आर में से, इस पॉइंट के ऊपर एक ओपन बॉल बनाएंगे इस पॉइंट सच दैट कि ये ओपन बॉल जो है
अगर दोबारा BXR के अंदर कंटेन कर जाएगी तब हम कहेंगे कि ये जो है इसके अंदर। अब ये जो ओपन बार बनानी है ये norm1 की मदद से बनानी है। किसी भी सेट को ओपन हम कैसे शो करते हैं, जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है। एक तो ये है कि इसका कम्प्लीमेंट क्लोज करते हैं, और एक ये डेफिनेशन है जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है वो ये कि उसमें से पॉइंट लें, पॉइंट के गिर्द ओपन बार बनाएं। अगर ओपन बार दोबारा जो है आपके पास उसके अंदर कंटेन कर जाए तब हम कहेंगे कि वो सेट जो है ओपन, तब ये जो BXR है इसके अंदर ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, करते हैं। ये सारी जो है वो आपको थ्योरम की कहानी सुनाई है कि थ्योरम में हमने करना क्या है और हम अपना जो है गोल कैसे अचीव करेंगे। लेट y बिलोंग्स टू BXR, इसमें से एक पॉइंट लिया। अब ये पॉइंट लिया है तो इस पॉइंट का y से जो डिस्टेंस है रेडियस से लेस होगा। सपोज करें ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस रेडियस से लेस होगा। ठीक है जी। अब ये BXR ओपन बाल थी विद द हेल्प ऑफ द सिंपल नॉर्म, इसलिए यहाँ पर सिंपल नॉर्म यूज़ हुआ है। अब इस y को सेंटर मानते हुए मैं एक ओपन बाल बनाने लगी हूँ जिसका नॉर्म जो है हमारे पास norm1 के अंदर होगा। ठीक है जी, norm1 की मदद से ये बनाई है। ठीक है, क्योंकि ओपन बाल की डेफिनेशन में नॉर्म यूज़ हो रहा है ना, तो वहाँ पर जब मैंने y के ऊपर बनानी है तो इस नॉर्म की बजाय norm1 होगा। ठीक है जी, और रेडियस मैंने इस तरह का चूज़ किया है R-R1/B, ये मैंने चूज़ किया है। देन फॉर एनी Z belongs to B1 स्टार Y। ठीक है जी। अब यहाँ से अगर मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ तो उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, लेस देन R' हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि ये जो ओपन बाल है ये इसके अंदर कंटेन कर जाए। अब कोई भी सेट कब किसी दूसरे के अंदर कंटेन करता है, जब इसमें मौजूद हर पॉइंट इसको बिलोंग कर जाए। तो यही हम शो करेंगे कि इसमें से हमने एक पॉइंट Z लिया है और वो इसका मेंबर बन गया है। अब वो इसका मेंबर कब बनेगा, जब इस Z का X से जो डिस्टेंस है वो लेस देन R हो जाएगा, तब जो है इसका मतलब Z जो है वो इसको बिलोंग कर जाएगा, और इसका मतलब फिर इसका हर पॉइंट इसको बिलोंग कर जाएगा और ये इसका सबसेट बन जाएगा। Z-X का इसके अंदर आप y ऐड भी कर दें और y सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ठीक है जी। ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई कर दें। अब ये डिस्टेंस हम जानते हैं y-x, क्योंकि y हमने कहाँ से लिया था, यहाँ से। y-x डिस्टेंस किसके इक्वल था, R1। क्या ये डिस्टेंस हम जानते हैं? तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है, यहाँ पे norm1 आना है। तो फ़ौरन हमारी नज़र यहाँ पे जाएगी कि इनके दरमियान डिस्टेंस लेस देन R' है, लेकिन नहीं, इनके दरमियान डिस्टेंस ये norm1 के लिहाज से डिस्टेंस है, जबकि ये आपके पास सिंपल नॉर्म के लिहाज से डिस्टेंस है। तो इसलिए ये R' से लेस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नॉर्म्स जो हैं वो क्या हैं, आपस में इक्वलेंट हैं। इसको यहीं पे रोकते हैं, बल्कि साइड पे करते हैं। नॉर्म्स जो हैं इक्वलेंट है ना, तो इसका मतलब है x norm1 is less than equal to norm x which is less than equal to b times norm1। तो norm जो है this is less than equal to b times norm1। तो z-y का norm is less than equal to b times z-y का norm1। ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया है।
इनके इक्वलेंट होने का। नॉर्म इज लेस देन इक्वल बी टाइम्स नॉर्म 1। एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, फॉर ऑल एक्स जेड माइनस वाई भी आपके पास एन का ही एलिमेंट है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू बी टाइम्स नॉर्म 1। अब जेड माइनस वाई के दौरान जो डिस्टेंस है दिस इज लेस देन आर डैश, बी आर डैश प्लस आर 1, और आर डैश किसके इक्वल है आपके पास, आर माइनस आर 1 ओवर बी प्लस आर 1, और ये आपके पास हो जाएगा लेस देन आर। ठीक है, तो आपने शो कर दिया कि इनके दरमियान डिस्टेंस लेस देन आर है, इसका मतलब z बिलोंग्स टू बी एक्स आर, ये इसको बिलोंग करता है। और z आपने कहाँ से लिया था, बी डैश वाई आर डैश, इसका मतलब है कि आपने यहाँ से पॉइंट लिया था वो इसको बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये सारी की सारी जो बॉल है ये आपके पास इसके अंदर कंटेन कर रही है। तो इसका मतलब है कि बी एक्स आर जो है ये ओपन बॉल बन गई है इन नॉर्म 1 स्पेस। तो इसका मतलब है कि अब ये आपने कहाँ से ली थी, ये आपने ली थी इस नॉर्म स्पेस में से, यहाँ पर ये ओपन थी तो यहाँ पर भी ओपन हो गई। इसका मतलब है कि इसकी टोपोलॉजी के जो ओपन सेट्स हैं वो इस टोपोलॉजी के अंदर भी ओपन हो गए हैं। इस तरह कन्वर्सली आप शो कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन शो दैट every open ball in norm 1 is also open in norm space। ठीक है जी, तो हमने शो कर दिया। इसका मतलब है कि जो इक्विवेलेंट नॉर्म्स हैं, इक्विवेलेंट नॉर्म्स defines same topologies on N। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास 11.7.3। दो इक्विवेलेंट नॉर्म्स हैं हमारे पास ऑन नॉर्म्ड स्पेस n, नॉर्म्ड स्पेस n के ऊपर। देन एवरी कॉशी सीक्वेंस इन नॉर्म इज आल्सो कॉशी सीक्वेंस इन norm 1 and vice and conversely। अब टोपोलॉजी सेम हो गई हैं। अब हम कन्वर्जेंस पे आते हैं। क्या इक्विवेलेंट नॉर्म्स, अगर कोई नॉन स्पेस है और उसके ऊपर कोई से भी दो नॉर्म्स आपस में इक्विवेलेंट हो जाते हैं, तो क्या अगर कोई एक नॉर्म के हिसाब से काशी सीक्वेंस है तो क्या दूसरे नॉर्म के हिसाब से भी काशी सीक्वेंस होगा। अब ये थ्योरम हमें बताता है कि हाँ ऐसा होगा। अगर कोई काशी सीक्वेंस किसी एक के हिसाब से नाम के हिसाब से काशी है, अगर कोई सीक्वेंस किसी एक नाम के हिसाब से काशी है, यानी कि वो काशी की इस डेफिनेशन को फुलफिल करता है, तो वो सीक्वेंस जो है दूसरे नाम के हिसाब से भी काशी सीक्वेंस होगा। प्रूफ। अब जो नॉर्म्स हैं ये इक्विवेलेंट हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, a टाइम्स नॉर्म 1 इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म इज़ लेस देन b टाइम्स नॉर्म 1। ठीक है जी। और सपोज करें कि ये आपके पास एक कॉशी सीक्वेंस है, कॉशी सीक्वेंस इन इसके अंदर सिंपल नाम के अंदर ये
कॉची सीक्वेंस है। अब हम अगर ये सिंपल के हिसाब से कॉची सीक्वेंस है तो फिर कोई भी एप्सिलॉन लें तो आपके पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट के सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है एक्स एम माइनस एक्स एन का नाम इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, ये अब कॉची सीक्वेंस इसके अंदर है। हम चाहते हैं कि ये इसके अंदर भी हो जाए। ये इसके अंदर कब होगा? ये इसके अंदर उस वक्त होगा जब आपके पास ये नॉर्म 1 के लिहाज से इस डेफिनेशन को फुलफ़िल कर देगा। अब जो सिंपल नाम है दिस इज़ लेस देन इक्वल टू, बल्कि ये वाला यूज़ करेंगे, ए टाइम्स नॉर्म 1 इज़ लेस देन इक्वल टू दिस। यहाँ से नॉर्म 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/a नॉर्म ऑफ एक्स, एक के साथ डिवाइड कर देंगे। अब हम ये यूज़ करते हैं एक्स एम माइनस एक्स एन का नाम 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/a एक्स एम माइनस एक्स एन का नाम विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन ओवर a फॉर ऑल m n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। इसको दरमियान में से निकाल दें तो क्या बन जाएगा? एक्स एम माइनस एक्स एन का नाम 1 इज़ लेस देन एप्सिलॉन ओवर a फॉर ऑल m n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। तो हमने शो कर दिया कि ये जो सीक्वेंस है ये नॉर्म 1 के हिसाब से भी हमारा कॉची सीक्वेंस है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कोई दो नॉर्म्स इक्विवेलेंट हैं तो अगर कोई सीक्वेंस एक के लिहाज से कॉची है तो दूसरे के लिहाज से भी होगा, अगर इसके लिहाज से कॉची है तो इसके लिहाज से भी कॉची होगा। नेक्स्ट करोलरी है अगर कोई दो नाम्स हैं और वो इक्विवेलेंट हैं ऑन अ नॉर्म्ड स्पेस n, देन अ सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस इन, अगर कोई सीक्वेंस किसी एक नॉर्म्ड स्पेस में कन्वर्जेस है to x belongs to n if and only if x n converges to x in norm 1। प्रूफ है हमारे पास। तो कहते हैं अगर कोई दो नॉर्म्स इक्विवेलेंट हैं किसी नॉर्म्ड स्पेस के n के ऊपर और अगर किसी एक नॉर्म के लिहाज से कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो फिर वो जो है वो सीक्वेंस दूसरे नॉर्म के लिहाज से भी कन्वर्जेंट होगा एंड कन्वर्सली। ठीक है जी, शो करते हैं नॉर्म्स जो हैं इक्विवेलेंट हैं तो इसका मतलब क्या है? a टाइम्स नॉर्म 1 इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म x विच इज़ लेस देन इक्वल टू b टाइम्स नॉर्म 2। अब इसके कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन करते हैं। लेट एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स इन सिंपल, इस वाली नॉर्म्ड स्पेस में कन्वर्जेंट है तो इसके कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो कोई भी एप्सिलॉन लेंगे, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n नॉट सच दैट एक्स एन माइनस एक्स के नाम इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ठीक है, इसके अंदर कन्वर्जेंट था ना इसलिए इसका नाम यूज़ किया हमने। अब पिछले थ्योरम की तरह बिल्कुल यहाँ से ये हमें क्या कहता है, ए के साथ डिवाइड कर दो तो नॉर्म 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/a नॉर्म ऑफ एक्स, इसको यूज़ करें तो एक्स एन माइनस एक्स का नाम 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/a एक्स एन माइनस एक्स का नाम, इसके अंदर एक्स एन माइनस एक्स पुट कर दें। दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन ओवर a फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, दरमियान में से इसे स्किप कर दें। एक्स एन माइनस एक्स का नाम 1 इज़ लेस देन एप्सिलॉन ओवर a फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट। तो हमने शो कर दिया
कि एक्स एन जो है वो एक्स वन को कन्वर्ज करता है नॉर्म वन के हिसाब से भी। ठीक है जी। तो हमने शो कर दिया कि अगर कोई सीक्वेंस है, अगर एक नॉर्म के लिहाज से कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस है दूसरे नॉर्म के लिहाज से भी कन्वर्जेंट होगा। एंड कन्वर्सली आप फिर ये शो कर सकते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस जो है नॉर्म वन के लिहाज से कन्वर्जेंट है तो आप इसी तरह इस इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए आप शो कर सकते हैं कि वो नॉर्म के लिहाज से भी कन्वर्जेंट होगा।